आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने स्वयं यह बात कही है, जिन विधायकों का प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा उनकी टिकट काट दी जाएगी। चुनाव से पहले अब विधायकों की रिपोर्ट कार्ड तैयार की जा रही है। इससे रिपोर्ट कार्ड के अनुसार जिन विधायकों का परफॉर्मेंस अपने क्षेत्र में बेहतर होगा उन्हें ही दोबारा तिथि दी जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तक 60 से भी ज्यादा विधानसभा का दौरा भेंट मुलाकात के दौरान कर चुके हैं। भेंट मुलाकात के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पैनी नजर विधायकों की परफॉर्मेंस पर भी बनी हुई है। विधायकों की परफॉर्मेंस पर पूछे गए एक सवाल में मुख्यमंत्री के बयान ने अब विधायकों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 50 से अधिक विधानसभा के दौरे किए हैं, तो घोषणाएं कितने की हैं। नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वे तो प्रदेश की स्थिति खुद ही बिगाड़ रहे हैं, ताबड़तोड़ घोषणाएं हो रही हैं। की बात करें तो 5 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हम पार्टी से लड़े और सभी जगह रिजल्ट हमारे फेवर में आया। बीच में आप टेस्ट तो यही होगा, लिटमस टेस्ट तो यही है कि नगरीय निकाय चुनाव क्या रिजल्ट रहा, उपचुनाव में रिजल्ट क्या रहा। तो ये सारे चुनाव हम जीते हैं। तो जहाँ तक कि कैंडिडेट की बात है, कैंडिडेट अभी तो हम ये वाला कार्यक्रम चल रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम, और लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में। तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे, जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी। देखिए, ऐसा है 50 से अधिक, मान लीजिए उन्होंने विधानसभाओं का दौरा किया है, घोषणाएं कितनी की, वो तो स्थिति को खुद ही बिगाड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश की ताबड़तोड़ घोषणा कर रहे हैं, बजट है नहीं, पूरा कहां से करेंगे। कितने हजार घोषणा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 50 विधानसभा क्षेत्रों में, कुछ बताएंगे। और अगर घोषणा पूरा नहीं हुआ इस 9-10 महीने में, तो स्थिति को तो खुद भूपेश बघेल जी बिगाड़ रहे हैं। पार्टी की बात करें तो 5 उपचुनाव हुए, 5 हो चुकी है, जहां से यहाँ पे सत्ता में आने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए। अब लिहाजा ऐसे में बात होना लाजमी था कि कितने सीटों पे मजबूत स्थिति है, कितने पे स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, और स्थिति कहाँ पे बेहतर करने की आवश्यकता है, उसको देखते हुए जो आज उन्होंने बयान दिया, इसकी काफी चर्चा हो रही है। तो इसी मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ में बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में उमेश घोड़मणि जी हैं बीजेपी से, सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ में कांग्रेस से, और अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, समझा जाए चूंकि परफॉर्मेंस होना चाहिए विधायकों का, और जिनका बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, निश्चित तौर पर उनको टिकट मिलेगी, ये तो आलाकमान फैसला करेगा। लेकिन 2023 चुनाव से पूर्व विधायकों की रिपोर्ट कार्ड को लेकर पार्टी काफी सचेत हो गई है। गांधी जी, निश्चित रूप से लोकतंत्र की ये परंपरा भी रही है जी। जो चुनाव होते हैं, राज्य के चुनाव होते हैं, जिसमें विधायक चुने जाते हैं, पार्टी के विचारधारा को लेके, पार्टी की कार्य योजना को लेकर प्रत्येक प्रत्याशी खड़ा होता है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। कार्यकर्ता उसके पीछे परिश्रम करते हैं, और जो 15 साल के कुशासन के बाद कांग्रेस की लड़ाई हमारे कार्यकर्ताओं ने जिन प्रत्याशियों के साथ मिलकर लड़ी है, 3/4 से बड़ी बहुमत है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद तमाम उपचुनाव हुए, 5-5 विधानसभा के, जिला पंचायत चुनाव, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव, उसमें भी कांग्रेस को ऐतिहासिक सफलता मिली है। निश्चित रूप से जन अपेक्षाएं बढ़ी है। 15 साल वादा खिलाफी के बाद में जो स्थिति थी, जो किसानों की, जो युवाओं की, जो बेरोजगारों की जो स्थिति थी, और वर्तमान जो सरकार जो काम कर रही है, पिछले 4 साल में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं, और अपेक्षाएं भी बढ़ी है, क्योंकि गांधी जी जो काम करता है उससे अपेक्षाएं भी होती है, यह भी निश्चित है। और भाजपा और कांग्रेस में यही मूल अंतर है। आपको याद होगा, आरएसएस के कद्दावर नेता हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री थे, राम माधव जी ने कहा था कि भाजपा आज उस स्थिति में पहुंच गई है कि बिना चुनाव लड़े ही सरकार बना सकती है, और लगभग इसी तरह का बयान हाल ही में भाजपा के प्रभारी
ओम माथुर जी ने भी कहा कि संख्या भले ही कम आए लेकिन सरकार हम बना लेंगे। तो भाजपा में अधिनायकवाद है। आपको याद होगा कि सारे सांसदों की टिकट अचानक काट दी गई विगत लोकसभा चुनाव में, और वर्तमान में भी जब 15 साल सरकार में रहे ताराचंद साहू जैसे कद्दावर नेता जो ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेता थे भाजपा में, उनको उपेक्षा का शिकार होकर छोड़ना पड़ा। ननकीराम कंवर आज सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता है भाजपा के, क्या स्थिति है उनकी, राम विचार नेता, तमाम उदाहरण है भाजपा के भीतर। और भाजपा में तो आज हम दो और हमारे दो का इतना अधिनायकवाद चल रहा है कि किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस इन चीजों को नहीं मानती, क्योंकि पार्टी के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता दोनों आवश्यक है। भूपेश जी ने क्या कहा, ये सामान्य प्रक्रिया है, टिकट जो तय होती है, कांग्रेस में अभिव्यक्ति की भी आजादी है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो अभी 90 में से 60 विधानसभा भेंट मुलाकात कर चुके हैं, वो सीधे फीडबैक ले रहे हैं। यदि इस प्रकार से कहीं कोई समस्या है तो समय रहते उसको अवसर भी मिलना चाहिए। देखिए, एक राजनेता जो है, विधायक हो या सांसद हो, वो पूरा प्रयास भी करता है, मेहनत भी करता है, और उससे लोगों की अपेक्षाएं भी होती है। यदि कहीं कोई शिकायत है तो समय रहते उसको दूर भी किया जा सकता है। योजनाओं को लेकर उनसे यदि कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है, जनता की अपेक्षा है, तो उसको उसमें भी होना चाहिए। ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में इस प्रकार के सलाह सुझाव और इस प्रकार के बात रखने का अवसर होना चाहिए। जी, उमेश गौरमणे जी, ठीक है, कांग्रेस अपने अंदर में ये देख पा रही है कि कहाँ क्या स्थिति है, किन विधायकों की स्थिति बेहतर है, किन की स्थिति बेहतर नहीं है। बीजेपी क्या मानकर चली, क्योंकि नारायण चंदेल जी का जो बयान आया और जिसको देखा जाए कि विधायकों को टिकट काटना बहुत जल्दबाजी होगा, ये उनका बयान था। देखिए, कांग्रेस का ये विशुद्ध रूप से आंतरिक मामला है। वो एक टिकट काटें, जल्दबाजी में काटें, सारी टिकट काटें या सारे लोगों को रिपीट करें, विशुद्ध रूप से ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। और सभी साल में तो बीजेपी के लिए भी ये तो सवाल रहेगा, बीजेपी पे भी आ रहा हूँ जी। और कांग्रेस का चूंकि आंतरिक मामला है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भी टिकट को लेकर के आंतरिक मामला, और भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया है और विशेष रूप से जो चुनाव समिति होती है हमारे यहाँ, वो इन तमाम पहलुओं का निर्णय करती है। और लगातार हमारे वरिष्ठ नेता तमाम संभागों का दौरा कर चुका है, तमाम संभागों के अंदर में, तमाम जिलों के अंदर में लगातार तैयारियों को लेकर के, आने वाले भविष्य में जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं उनको लेकर के लगातार मंथन चिंतन चल रहा है और बूथ स्तर तक की भी एक अपनी तैयारी है। तो आने वाले समय के अंदर में उसका निर्णय होगा। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान आया, अभी जो खबरें आ रही है उसमें 50-60 विधानसभा सीटों के अंदर में भेंट मुलाकात वो कर चुके हैं, और उसके बाद अगर इस प्रकार का बयान निकल करके आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये इस बात पर भी चिंतन करने पर मजबूर करता है, क्या पूरी पार्टी का परफॉर्मेंस इन तमाम विधानसभा सीटों के अंदर में कहीं बैकफुट पे तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है, इसलिए इस प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी को इस प्रकार के बयान देने पड़े। क्या इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के अंदर में जनता में इतनी नाराजगी है कि इस प्रकार का बयान मुख्यमंत्री जी का निकल करके आया? क्या ये केवल विधायकों के खिलाफ नाराजगी या पूरे सरकार के खिलाफ नाराजगी है? यह भी एक कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है, क्योंकि इससे पूर्व भी अगर पीएल पुनिया साहब की बात करें तो उस वक्त भी ये परफॉर्मेंस को लेकर के हमने आपने तमाम लोगों ने चर्चा की थी और तमाम विधानसभा क्षेत्रों के अंदर की बात भी निकल करके आई थी। टीएस सिंहदेव साहब का भी इसको लेकर के एक बयान आया था। खैर, ये दिगर विषय है, लेकिन टिकट काटने के बाद और टिकट काटने की बात को लेकर के कुछ 2-3 प्रकरण कांग्रेस को लेकर के जो निकल करके आए हैं, उस पर भी मैं समझता हूं कि आज चर्चा होनी आवश्यक है। अगर मैं कुछ महीने पहले की बात करूं, एक महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के अंदर में विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत जी, जो कि भूपेश बघेल जी से भी वरिष्ठ नेता है, छत्तीसगढ़ में कद्दावर कांग्रेस के नेता के तौर पर उनको देखा जाता है, उन्होंने बयान दिया था कि जो उनकी धर्मपत्नी है, जो सांसद है, उनकी टिकट काटने के लिए भी लाइन लगी हुई है। तो कांग्रेस में टिकट काटने के लिए कौन लाइन लगा रहा है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। और स्वयं भी वो इस प्रदेश के अंदर में ऐसा क्या हो गया है कि वो खुद राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर कर चुके थे। तो क्या भूपेश बघेल जी के जो 3/4 बहुमत वाली जो सरकार है उसमें कोई क्या काम नहीं करना चाहता, जो चरणदास महंत जी भी बीच में राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर कर चुके थे? और अगर हम वर्तमान की अगर बात करें तो टीएस सिंहदेव साहब, उनसे भी जब सवाल किया गया तो भविष्य को लेकर के और भविष्य में चुनाव लड़ने को लेकर के उन्होंने संशय की स्थिति वहां पर जिस प्रकार से उनका बयान आया कि भविष्य में वो निर्णय करेंगे, तो क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ कोई भी वरिष्ठ नेता काम नहीं करना चाहता क्या? यह भी एक प्रश्न निकल करके आता है। और रह गई बात परफॉर्मेंस की, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो बयान आया है, इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं कि सरकार का परफॉर्मेंस इन तमाम 50-60 सीटों के अंदर में ठीक नहीं है और उसी एंटी इनकम्बेंसी या जनता की नाराजगी
नाराजगी को दूर करने का एक अंतिम प्रयास वो शायद टिकट काट करके करना चाहते हैं। देखिए, जनता की जब नब्ज टटोली जाती है तो निश्चित तौर पर कुछ तस्वीरें उभर के सामने आती है, उन तस्वीरों के आधार पर ही कोई बयान देता है। अनिरुद्ध जी, मुझे लगता है कि चुनावी साल में निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस की बात होती है, किन विधायक ने कैसा परफॉर्मेंस किया और किन क्षेत्र में क्या करने की आवश्यकता है। अनिरुद्ध जी, बल्कि विधायकों के साथ साथ मंत्रियों की भी बात जोड़ लेना चाहिए। और देखिए क्या है, मेरा ये मानना है कि अभी चुनाव को 10 महीने बचे हैं, संग्राम जो शुरू होने वाला है, तो जो परफॉर्मेंस जो था वो तो 4 साल में हो गया होगा। जिसकी अच्छी छवि बननी होगी वो बन गई होगी, और जो माइनस में होगा वो हो चुका होगा। और अब इतना समय किसी के पास नहीं होगा कि वो गड्ढा पाट सके। जिसने जो बेहतर कर लिया वो बेहतर कर लिया। इसमें मंत्री शब्द को भी जोड़ लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। विधायक, हालांकि विधायक ही मंत्री बनता है, लेकिन बहुत चीजें मायने रखती है। उम्मीद बढ़ जाती है, कोई अगर मंत्री हो जाता है तो उम्मीद थोड़ी सी बढ़ जाती है। निश्चित रूप से देखिए क्या है कि 2018 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी थी, वो बहुत बड़ा कारण रही भारतीय जनता पार्टी की हार का। लेकिन आप ये देखिए कि 8 से 9 मंत्री हारे थे उसमें, और बड़े बड़े चेहरे उसमें थे। राजेश मूणत जी थे, केदार कश्यप जी थे, महेश गागड़ा जी थे, भैयालाल राजवाड़े जी थे, राम सेवक पैकरा जी थे, अमर अग्रवाल जी थे। ये बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत थी। लेकिन चूंकि अब वो जनता का मूड बदल गया था, मन बदल गया था, तो ये सब चीजें थी। तो क्या कि समग्र तौर पे देखना होगा, कोई कितना भी बड़ा से बड़ा नाम क्यों ना हो, क्या वो जीत सकने की स्थिति में हर दोनों पार्टियों के लिए ये बात है। मतलब मैं कांग्रेस की ही नहीं करूंगा, मैं बीजेपी की भी करूंगा। और मतलब है कि एक ऐसा होना चाहिए कि मतलब है कि पूरे चिंतन मनन के बाद। और देखिए एक चीज और है, कांग्रेस और भाजपा में जो है, भाजपा में निर्णय मेरे हिसाब से ज्यादा ठोस होते हैं, और कांग्रेस में हो सकता है कि अब बदलाव हो, क्योंकि वहां पे प्रेशर पॉलिटिक्स एक समय तक तो बहुत काम की। और जहां तक कि मैं मान रहा हूं 2013 तक प्रेशर पॉलिटिक्स काम की है गांधी जी, क्योंकि इतना बड़ा झीरम कांड हुआ, उसकी सहानुभूति का जो है असर कांग्रेस की सेहत पे हो सकता था। और कांग्रेस मतलब लाभ शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि वो झीरम घाटी बहुत बड़ा कांड था, लेकिन सहानुभूति कांग्रेस के पक्ष में जा सकती थी, नहीं जा पाई, क्योंकि उस समय भी प्रेशर पॉलिटिक्स वहां पे उस समय उसने काम की थी। तो उसमें भी बड़े बड़े चेहरे, जहां तक मेरे को याद आ रहा, रविंद्र चौबे जी, अमितेश शुक्ला जी और परेश बागबारा जी, न जाने कितने चेहरे उसमें हारे थे। तो अब खैर भूपेश बघेल जी एक बहुत बड़ा नेतृत्व है, और पार्टी में और भी जो नई लीडरशिप आई है। तो अब आने वाले समय में पता लगेगा कि कांग्रेस किस स्थिति में रहेगी। लेकिन प्रत्याशी का चयन दोनों पार्टियों को बहुत सोच समझकर ही करना होगा। और एक बात अनिरुद्ध जी ये भी निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी में तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लिहाजा क्या आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस भी बहुत सोच समझकर ही तमाम प्यादे बैठाएगी? देखिए क्या है कि कांग्रेस बहुत सोच समझकर बदलाव की कोशिश करेगी, प्यादे बैठाने की कोशिश करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय होते हैं गांधी जी, वो चौंकाने वाले होते हैं। देखिए विधानसभा चुनाव जो 2018 का था, तो उसमें 68 सीट, मतलब ऐतिहासिक बहुमत से कांग्रेस आई। हम लोग अनुमान लगाने लग गए थे, कितने ही लोग अनुमान लगाने लग गए थे कि जब विधानसभा में हश्र हुआ है, कहीं लोकसभा में भी ये हश्र न हो जाए। अचानक जो सीटिंग जो एमपी थे, मतलब बड़े बड़े थे, जैसे रमेश भाई जी जो 7-8 बार के, और मतलब डॉक्टर रमन सिंह जी के चिरंजीव अभिषेक सिंह जी भी सांसद थे, सारे के सारे लोगों की टिकट कटी और नए चेहरे आए। देखे तो उसमें बड़ा चौंकाने वाला परिणाम आया। मतलब ये मान के चलिए कि 11 में से जो है 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। तो इस बार भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है ना, जो चेहरे आएंगे विधानसभा चुनाव के समय में, वो काफी चौंकाने वाले होंगे, कांग्रेस की तुलना में ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। और चौंकाने वाली स्थिति इसलिए भी बनी क्योंकि हमने देखा कि कोरोना की जो स्थिति बनी, सुरेंद्र जी, कोरोना में तो बहुत कुछ किया नहीं जा सकता था। कोरोना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस तरह भेंट मुलाकात के जरिए जनता के बीच में पहुंचे, नब्ज को टटोला, और तब जाकर उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है। तो क्या ऐसा समझा जाए, क्योंकि कोरोना ने 2 साल में बहुत कुछ तो यहाँ पे बैरियर रखा ही था कोरोना की वजह से। गांधी जी कोविड काल में भी कांग्रेस के न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि कार्यकर्ता भी जो है सीधे तौर पर जनता से जुड़ के उनके सुख दुख में साथ खड़े थे, उनकी मदद करते हुए हर जगह दिखे। मूल बात जो है, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में जनप्रतिनिधियों के कार्यों को जन अपेक्षाओं के संदर्भ में समीक्षा किया जाना अति आवश्यक है, और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आपने पहले भी देखा, जब सांसदों के टिकट काटे गए तो उनको बताया तक नहीं गया, पूछा भी नहीं गया। हाल ही में धर्मलाल कौशिक जी को दिल्ली बुलाया जाता है और उनसे बैठा के इस्तीफा लिखवा लिए। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी अध्यक्ष को बदल दिए। जितने चुनाव हुए आपने देखा होगा, हर बार हार का ठीकरा फोड़ के अध्यक्ष को बदल दिए।
तो भारतीय जनता पार्टी में अधिनायकवाद है, ना किसी के सलाह की वहां पे कोई गुंजाइश है, ना किसी से पूछा जाता। अभी उमेश भाई कह रहे थे टीएस सिंहदेव जी के बयान के बारे में, ये मूल अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। टीएस सिंहदेव जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि कोई युवा आगे आता है, भानु प्रतापपुर चुनाव के समय आपको याद होगा गांधी जी, कोई युवा आगे आता है तो मैं पीछे हटना पसंद करूंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी बार बार अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, एक छोटा चेहरा मेरा भी है, एक छोटा चेहरा मेरा भी है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व बार बार उसको नकार रही है कि नहीं, हम किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतना परहेज क्यों? जो कालिख खुल चुकी है, नान और धान, अगस्ता और पनामा, विदर्भनी सहकारी बैंक, तो भारतीय जनता पार्टी बताए 4 साल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, ना उनको कोई कार्यकारी प्रभार दिया गया, ना कोई क्षेत्रीय प्रभार है, ना किसी राज्य के प्रभारी है। तो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से पूंजीवाद और अधिनायकवाद ही है। उपासने जी का बयान आपने सुना होगा कि आज भाजपा में जो है परिक्रमा करने वालों को पद बांटे जाते हैं, परिश्रम का कोई महत्व नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का न पालन करती है, न सम्मान करती है। इनके प्रभारी आज भी कहते हैं कि सीट आए चाहे मत आए, हम सरकार बनाएंगे। तो देश में मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तमाम उदाहरण है। तो भाजपा को न कार्यकर्ताओं की जरूरत, इनके तो आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी है, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ फैलाते हैं। आज तो उनके नंबर उनके हाथ में आ गए, तो हम 2 और हमारे 2 सरकार और संगठन के लिए पर्याप्त है। न किसी नेता की जरूरत है इनको, न कार्यकर्ता की। जी, और ये नायकवाद की बात उभर के आ रही है उमेश जी। देखिए, तो खाली आरोप लगाएंगे और आरोप लगा करके अपना ठीकरा सीधे सीधे भारतीय जनता लगातार 4 वर्षों से देख रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर में जो स्थिति निर्मित होती है 2.5 साल के फार्मूले को लेकर के, उसमें कहीं कोई जवाब नहीं आता इनका। इसीलिए हम कह रहे हैं 12-12 विधायक अगर आपके एक मंत्री के खिलाफ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस पर कहीं कोई जवाब नहीं आता। आपके अंदर भीतर खाने अंतर कलह की स्थिति निर्मित होती है। आपके मंत्री, आपके टीएस सिंहदेव साहब, आपका एक पूरा का पूरा विभाग, पंचायत विभाग छोड़ देते हैं, उस पर आप कहीं कुछ नहीं कहते। और टीएस सिंहदेव साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत कद्दावर नेता है। और गांधी जी, आपने पिछले दफे देखा होगा, अनिरुद्ध जी ने भी कई दफे हमसे चर्चा की उस वक्त 2018 के चुनाव के समय में, जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव साहब ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, घोषणा पत्र से लेकर के तमाम चीजों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उसके बाद जब सरकार में आने के बाद जब 2.5 साल के फार्मूले को लेकर के जिस प्रकार की स्थितियां बनी, और उसके बाद लगातार उनके इस प्रकार के बयान, तो कांग्रेस अपने अंदर तो झांकेगी नहीं, भाजपा पे आरोप लगाएगी। और रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, तो गांधी जी, मैं आपके भी संभावित सवाल पर आ जाता हूं। आने वाले चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह प्रत्येक वर्ग को, चाहे युवा वर्ग हो, हमारे वरिष्ठ नेताओं का विषय हो, महिलाओं का विषय हो, तमाम जो समाज के जो वर्ग हैं, आदिवासी वर्ग है, एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, तमाम वर्गों को बराबर से प्रतिनिधित्व देगा। और आने वाले समय के अंदर में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का कथन आया है कि हम परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट काटेंगे, तो निश्चित तौर पे उनको परफॉर्मेंस समझ में आ रहा है कि ये 60-60 विधानसभा का दौरा करे हैं, भेंट मुलाकात किए, कई बार जनता और मुख्यमंत्री जी के बीच की तलखियां भी निकली है। तो वो नाराजगी भी साफ तौर पर दिख रही कि किस प्रकार की नाराजगी सरकार के खिलाफ जनता के बीच में है। और वही नाराजगी और वही एंटी इनकम्बेंसी, वही जो ज्वार उठ रहा है सरकार के खिलाफ, विरोध का स्वर जो उठ रहा है, वही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो उस नाराजगी को कम करने के लिए अपना चेहरा बदलने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन जो चेहरा दागदार हो चुका है सरकार के अंदर में, मुख्यमंत्री जी से लेकर के उनके जो तमाम मंत्री हैं, तमाम विधायक हैं, आज जनता उनसे नाराज है। और वही नाराजगी निकल करके सामने आ रही है। लगातार उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर में दौरा किया है और उस नाराजगी का सामना तमाम विधानसभा क्षेत्रों के अंदर में उनको करना पड़ा है। आपकी भी जब सरकार थी तो मुख्यमंत्री रमन सिंह लगातार निकलते रहे अपने समय में, अपने कार्यकाल में। ऐसा तो नहीं था कि वो नहीं निकले, निश्चित तौर पे लगातार वो गए हैं। और जनता ने हमको एक नहीं, हर मुख्यमंत्री करता है। मैं आ रहा हूँ, एक नहीं, 2 नहीं, 3 दफे आशीर्वाद दिए। और पिछले बार जिस प्रकार से जनता ने हमको विपक्ष में रखा है, जनता जनार्दन है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के जनता के बीच के वार्तालाप से इस प्रकार की स्थितियां निकल करके नहीं आती थी कि कहीं कोई युवा अगर किसी विषय पर सवाल करे तो उससे माइक छीन लिया जाए, कहीं कोई महिला अगर मुख्यमंत्री से
सवाल करे तो नेतागिरी जैसे शब्दों का प्रयोग करते तो हुए उसको एक ही बैठा दिया इंसिडेंट जाए। आया था एक तो इंसिडेंट नहीं, मैं तो 2-3 गिना दिया ना आपको। और उसके साथ ही साथ आप जाकर के पटवारियों को और छोटे निम्न स्तर के कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब आपका मंत्री कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाता है, लिखित में पत्र देता है, तो मुख्यमंत्री जी के हाथ वहां पर रुक जाते हैं, कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री जी आगे नहीं बढ़ते। तो ये प्रदेश की जनता इन तमाम चीजों को देख रही है और मैं समझता हूं कि इन्हीं तमाम चीजों की वजह से सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर में, और मुख्यमंत्री जी ने तो अनुभव कर लिया है कि 60 विधानसभा के अंदर में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी है। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि उस 60 विधानसभा के अंदर में कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहेगी और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को मान लिया है कि 60 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है, इसलिए उस दागदार चेहरे को वो वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी के बयान से स्पष्ट होता है। मतलब आपको लगता है कि आपको फायदा मिलता दिख रहा है मुख्यमंत्री जी के बयान से स्पष्ट जवाब है। ले लेते हैं सुरेंद्र जी। गांधी जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्पष्टता से आप भी परिचित हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता, मैं समझता हूं कि रोज सुबह और शाम जो है वो पत्रकारों से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं और केवल आने जाने के समय नहीं, बाकायदा पत्रकार वार्ता भी ली जाती है। बताए रमन सिंह जी कितने बार कितने पत्रकारों से बात किए 15 साल के शासन में। मोदी जी ने कितनी पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। जनसंपर्क सुन लीजिए 15-15 लाख खाते में आने का था, काला धन आ गया वापस। जो देश पर कर्ज था वो 3 गुना बढ़ गया। जो चंद पूंजीपति मित्र हैं जिनको 1.5 लाख करोड़ की हर साल टैक्स राहत मिल रहा है, 11 लाख करोड़। सुन लीजिए छत्तीसगढ़ में भी 15 साल आपके वादा खिलाफी को भोगा है। छत्तीसगढ़ के किसानों ने बिजली बिल, आप अपने घर का बिजली बिल देख लीजिए, अपने घर का बिजली बिल देख लीजिए, अपने घर का, अपने पाप याद आ रहे हैं वो भी होगा। गांधी जी यही नाराजगी का कारण है। 2.5 साल की बात कर रहे थे ना, सुन लीजिए 2.5 साल की बात कर रहे थे। दरअसल वो भाजपा का फार्मूला था। धर्मलाल कौशिक अध्यक्ष रहते चुनाव हुआ उनके, भाजपा अध्यक्ष 2018 में हटा दिए गए। नेता प्रतिपक्ष 2.5 साल में बदलने वाली अगर कोई पार्टी है तो छत्तीसगढ़ है। 2.5 साल का फार्मूला तो है। पीएल पुनिया साहब गांधी जी रह जाते, 50 विधायक हो जाते। आपके समय आपने अपनी बात रखी, सुरेंद्र जी की बात हो जाने दी। गांधी जी किसी भी विषय पे ये बात करने की स्थिति में नहीं है, ये मुद्दाहीन हो गए। आप किसानों की बात कर लीजिए, कर्जा माफी हुआ कि नहीं? 2500 वादा था, 2640 और 2660 मिल रहा है कि नहीं? 5 लाख किसानों को बिजली निःशुल्क बिजली पंप की सुविधा है कि नहीं? 4.25 लाख एकल पट्टे और 50,000 सार्वजनिक पट्टे, ये 15 साल बताए कर रहे हैं। लेकिन अनुज जी, मुझे लगता है कि मुद्दों से इतर जो प्रमुख विषय है जिसमें विधायकों के परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ये तो जनता ही आकेगी कि कौन से विधायक कौन से चुने गए, जनता के जनप्रतिनिधि ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, वो जनादेश के जरिए यहाँ पे बताने की भी कोशिश करेगी। बहरहाल लेकिन संगठन इस पे निश्चित तौर पर एक आकलन तो करता है कि किन विधायकों की क्या स्थिति है। संगठन बिल्कुल आकलन करता है। दोनों पार्टियों की आप बात कर लें तो संगठन आकलन करता है और यही है कि पैनल बनाया जाता है। भाई सिटिंग एमएलए भी हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कोई ऐसा बहुत कम होता होगा कि जब लिस्ट बनती है तो वहां पे केवल एक नाम हो। 3 से 4 लोगों के उसमें नाम होते हैं और जाते खूब परिवर्तन होते हैं, खूब चर्चाएं होती है, खूब विचार मंथन होता है, तब कहीं जाके निष्कर्ष होता है और ये बात मुझे दोनों पार्टियों में नजर आती है। लेकिन देखिए, ये जो माना जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव होगा, 2023 का जो चुनाव होगा, 2003 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो भयंकर बहुत असमंजस पैदा करने वाला चुनाव था। अभी जो है स्थितियां जो है बहुत, मतलब इसमें बहुत द्वंद्व वाला चुनाव होगा, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसमें यह है कि दोनों पार्टियों को जो है बहुत चेहरा प्रत्याशी चयन करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत होगी और बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना होगा, क्योंकि जब सत्ता पक्ष होता है और कुछ ऐसे होते हैं विधायक किसी भी पार्टी के हो, तो कहीं ना कहीं नाराजगी, काम नहीं होने से नाराजगी पैदा हो ही जाती है। आप सबको संतुष्ट नहीं कर पाते, ये तो विधायक की बात है। मैं देखा वार्ड में पार्षद भी हर मांग को पूरी नहीं कर सकता, हर बातों को पूरी नहीं कर सकता। तो उसमें यह है कि संतुलन कैसा बनाया जाए। तो राजनीति जो है संतुलन बनाने की कला है गांधी जी, और इस संतुलन बनाने की कला में देखा जाता है कि कई लोग जो अच्छे से अच्छे लोग फेल हो जाते हैं। तो बस यही समझना होगा कि कौन जो है अपनी जो है दोबारा करके आप टिकट भी दें तो कौन अपनी नैया को पार ले जाए। तो बहुत सावधानी और सचेत रहने की जरूरत तो दोनों ही पार्टियों को पड़ेगी, क्योंकि महासंग्राम होने वाला है 2023 में। और युवा चेहरे काफी थे इस जो अभी चल ही रहा है, जो पूरा एक जो विधानसभा में जो चेहरे हैं
उसमें कई युवा थे और युवाओं को, आपको नहीं लगता है कि युवाओं ने अपने तरीके से समझा, गढ़ा और चीजों को आगे बढ़ाया? निश्चित रूप से। और जहां तक कि मैं तुलनात्मक रूप से बात करूं तो अभी जो आज तो 71 हो गए, उस समय 68 जीते थे, 71, तो उसमें बहुत सारे युवा चेहरे हैं। और उसमें हम बस्तर की बात करें तो वहां पे क्या है कि देखिए लीडरशिप उभरी। मैं तो मोहन मरकाम जी को भी युवा मानता हूँ। मोहन मरकाम, दीपक बैज जी, संत कुमार नेताम, आज वो विधानसभा उपाध्यक्ष भी बन गए नेताम जी। तो कुल मिला के कांग्रेस से एक लीडरशिप उभर कर आई है और भारतीय जनता पार्टी को इस पर बहुत चिंतन मनन करने की जरूरत है, खासकर बस्तर में। मैं हर अपने डिबेट में, आप पिछले डिबेट में भी आपके यहाँ मैंने कहा था कि बलीराम कश्यप जी वाला जो रुतबा दिखा करता था बस्तर में, आज वो नदारत है। इतने सारे मंत्री वहां से निकले, महेश गागड़ा जी, लता उसेंडी जी, विक्रम उसेंडी जी, कुछ और नाम छूट रहे होंगे, लेकिन ये आज सुर्खियों में कौन रहता है, किसकी चर्चा होती है? केदार कश्यप जी भी इतना बड़ा नाम है, वो बताओ, वो तो एक बहुत बड़े नेता और संगठन में भी हैं, लेकिन गाहे बगाहे उनके अगर कहीं आ गए, बयान, स्टेटमेंट आ गया। चूंकि अभी नारायणपुर का मामला था तो उनका स्टेटमेंट आ गया, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि उनकी भी उपस्थिति मुझे कम ही दिखती है। तो भारतीय जनता पार्टी में विशेष जरूरत पड़ेगी। दूर की बात कही, होता ये है कि चुनावी साल में हर कोई एक्टिव हो जाता है, उसके पहले जो 2-3 साल का पीरियड रहता है उसमें उस तरह की गतिविधियां नहीं दिखती जिस तरह की गतिविधियां होनी चाहिए। शायद ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में अवसर बहुत थे, 15 साल तक सरकार हुई। मैं केदार कश्यप जी की ही बात कर रहा हूँ, 3 बार मंत्री रहे वो। और दूसरी बात यह है कि ये भी देखिए गांधी जी, सरगुजा और अपना बस्तर जो आदिवासी बेल्ट है, निर्णायक भूमिका में वही होता है, उसको साधने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस चीज को समझ भी रहे हैं। इसके पहले जो प्रभारी थी इनकी पुरंदेश्वरी जी, वो जब आती थी तो सीधे उनका जो प्रवास बस्तर होता था। और ओम माथुर जी भी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, उनके बारे में माना जाता है। तो निश्चित रूप से उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं बस्तर होगा। और अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी को मतलब है ना बहुत इस संग्राम में बहुत खरा उतरने की स्थिति में पहुंचना है तो सरगुजा और बस्तर, इन दोनों बेल्ट को विशेष ध्यान देने की जरूरत उसे पड़ेगी। और उमेश जी जैसे युवा चेहरे हैं तो मुझे लगता है कि युवा चेहरों की बहुत बात हो रही है आपकी पार्टी में, बीजेपी में। उमेश जी, देखिए मैंने पहले ही कहा भारतीय जनता पार्टी केवल आज का विषय चेहरे के साथ में नए चेहरे, मैं आ रहा हूँ। देखिए आज का ही विषय नहीं, आज जब हम चर्चा कर रहे हैं कि युवाओं को महत्व मिलेगा, युवाओं को अवसर मिलेगा, ये आज का विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवाओं को महत्व देती रही है। अभी अनिरुद्ध जी ने 2003 का भी जिक्र किया कि 2003 की स्थिति की तरह भी हो सकता है चुनाव। 2003 की अगर हम बात करें, अभी ये जिन तमाम नेताओं को ये गिना रहे थे, चाहे राजेश मूणत जी की बात करें, केदार कश्यप जी की बात करें, महेश गागड़ा जी की बात करें, ऐसे तमाम नेता, वो तमाम उस वक्त युवा ही नेता थे। और भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम नेताओं को अवसर दिया और लगातार 15 वर्षों तक उन तमाम लोगों ने लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं है, युवाओं का भी है, हमारे वरिष्ठ जो नेता है वो भी है, महिलाएं हैं और समाज के तमाम वर्ग, उनको तमाम वर्गों को बराबर से प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जिस प्रकार से टिकट को लेकर के आज यहाँ पर चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं अपने अपने लोगों को साधने का भी तो कहीं कांग्रेस की तरफ से प्रयास नहीं है जो इस प्रकार का बयान निकल कर के आया। क्योंकि कांग्रेस अपने आप में कई धड़े में कई गुटों में बटी हुई है और 2.5 साल के फार्मूले जिस प्रकार से निकल करके आए थे, तो कहीं इस प्रकार के बयान के आड़ में कहीं टीएस सिंहदेव साहब के कुछ लोगों के टिकट काटने की साजिश तो नहीं है, कहीं चरणदास महंत साहब के कुछ लोगों की टिकट काटने की साजिश तो नहीं है, कहीं ताम्रध्वज साहू साहब के कुछ लोगों की टिकट करने की साजिश तो नहीं है। यह भी आज कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं, तमाम जो वरिष्ठ नेता है, जो टिकटार्थी है, उनके लिए भी चिंतन का विषय है। तो कांग्रेस को आने वाले समय के अंदर में टिकट चयन से लेकर के तमाम स्तरों पर काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब चुनौती कांग्रेस के लिए है और मैं समझता हूं जी गांधी जी, छत्तीसगढ़ जो है युवा आबादी का प्रदेश है, 60 से ज्यादा % जो है युवाओं का प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में। और जिस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बात कही अनिरुद्ध भैया ने, भाजपा ने 15 साल के रमन राज में युवाओं के हक का गला घोटने का काम किया। न केवल छत्तीसगढ़ के युवा बल्कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के भी हक का गला घोटा इन्होंने। रमन सिंह, राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल और अमर अग्रवाल, ये 4 नाम के सिवा बताए किसी 5वें की चलती हो? आदिवासी नेतृत्व को जिस हिसाब से खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया, सुन लीजिए, ये 15 साल में बताए परिवारवाद का आरोप लगाने वाले बलीराम कश्यप, केदार कश्यप कौन है? अमर अग्रवाल किसके सुपुत्र है? अभिषेक सिंह किसके सुपुत्र है? तो ये इनका चरित्र है, ये अवसरवाद की राजनीति। पार्टियां सर्वे भी कराती है, सर्वे के आधार पे भी स्थिति समझ में आ जाती है कि कहाँ पर किसकी स्थिति क्या है और क्या नहीं है। अनिरुद्ध जी,
देखिए सर्वे की जहां तक बात हो रही है तो मुझे लगता है कि पुख्ता तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें बहुत बारीकी नजर रखती है। और कांग्रेस की जहां तक के बात है तो मैंने कहा ना कि अभी थोड़ा सा कल्चर में बदलाव आया है 2013 में। कितना बेहतर होगा निश्चित तौर पर। चलिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिरुद्ध जी आपका, सुरेंद्र जी आपका और उमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 7 न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।